अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी मासूम बच्ची की है जिसकी माँ की गलती की वजह से वो बचपन में ही दरिंदगी का शिकार हो गई। ऐसी क्या गलती थी उसकी माँ की? जब घर में बेटी जवान होने लगे तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये मासूम बच्ची की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे 14 साला बच्ची को दरिंदे ने नोच खाया। तो यह दिल दहला देने वाली कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बचपन में इंसानी जहन एक साफ कागज की मानिंद होता है। उस पर अगर वक्त का कलम कुछ लिखते तो वो अनमिट हो जाता है। ये वाक़या भी मेरी तमाम जिंदगी पर एक गहरे साए की तरह हावी है। इस हादसे के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नाखुशगवार याद नहीं है, लेकिन इसका असर इतना शदीद है कि मेरा तर्ज़े ज़िंदगी उसने बदल दिया है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 7 बरस थी। मैं एक अच्छे खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद साहब खासे तालीम याफ्ता और दूसरे शहर में एक आला ओहदे पर फाइज थे, जहाँ रहाइश के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला था। अब्बू वहाँ अकेले रहते थे। वो छुट्टी के रोज़ हमसे मिलने आते थे। उनके साथ रहने में हमें कोई मसला बज़ाहिर दरपेश नहीं था, लेकिन यहाँ अम्मी नौकरी करती थीं। अम्मी बीए बीएड थीं, एक करीबी हाई स्कूल में काम करती थीं, इसलिए वो इस सहूलत के पेशे नज़र नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहती थीं। हालांकि अब्बू के पास किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन अम्मी ने बेजा जिद इख्तियार की हुई थी। शायद वो अपनी आज़ादी किसी कीमत पर दाव पर नहीं लगा सकती थी। एक तालीम याफ्ता घर होने के बायस हमारे मोहल्ले में काफ़ी इज्जत थी, इसलिए अम्मी की आज़ादी पर किसी ने कोई एतराज़ ना किया था। बाबा दीन मोहम्मद रोज़ हमारे यहाँ दूध देने आया करता था। वो अपने वक्त का बहुत पाबंद था, लेकिन कुछ दिनों से वो देर से आ रहा था। एक दिन अम्मी ने पूछा, क्या मामला है? तो कहने लगा, बीबी जी, बुढ़ापे ने ऐसा आन दबोचा है कि फराइज से भी गाफिल कर दिया है। बीमारी भी किसी दुश्मन की तरह ताक में बैठी थी। जरा सा आज़ा को कमज़ोर पाया, हमलावर हो गई। उसने ये भी कहा कि आइंदा दूध देने मेरा बेटा आया करेगा। फिर रोज़ाना वो अपने बेटे को दूध देने भेज देता था। उसका बेटा फैज़ान यही कोई 20-24 बरस का होगा। बाबा दीन मोहम्मद था तो गरीब, लेकिन हर हाल में बेटे को तालीम दिलवाना चाहता था। इसीलिए बुढ़ापे में उस वक्त तक मुशक्क़त करता रहा जब तक जिस्म में ताकत रही। इस गुर्बत के आलम में भी उसने अपने बेटे को बीए तक तालीम दिलाई। इम्तिहान पास करने के बाद उसने दूध तकसीम करने का काम फैज़ान के सुपुर्द कर दिया। मैं उसे फैज़ान भाई कहकर पुकारती थी। शुरू में तो वो घर के गेट पर ही दूध देकर चला जाता था, लेकिन बाद में मेरी वालदा उसे अंदर बुलाकर भी दूध लेने लगी और फिर रोज़ का यही मामूल बन गया। फैज़ान एक बज़ाहिर सुलझा हुआ तालीम याफ्ता नौजवान था। वो बेज़रर सा इंसान मालूम होता था। वो बातें करने का बहुत शौकीन था। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि अपने कॉलेज के ज़माने में भी बहस मुबाहिज़ों में हिस्सा लेता रहा था। इसलिए जब भी मेरी वालदा उसे अंदर बुलाकर दूध लेती, वो किसी न किसी मौजू पर ज़रूर तबादला ख्याल करता था। उधर मेरी वालदा भी कुछ कम न थी। वो भी गुफ्तगू करने की अच्छी खासी माहिर थी। जब किसी बात पर उनकी बहस छिड़ जाती तो काफ़ी देर तक जारी रहती। गुफ्तगू का ये सिलसिला रोज़ बरोज़ दराज होने लगा। वालिदा फैज़ान की जहानत से बहुत मुतासिर थी। वो उसकी बहुत तारीफ़ें करती थीं। हर रोज़ फैज़ान सुबह 7 बजे ही हमारे घर आ जाता और बावर्ची खाने में जहाँ मेरी वालदा नाश्ता तैयार कर रही होती बैठ जाता। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते। अम्मी के स्कूल जाने तक वो वहाँ बैठा रहता, फिर घर चला जाता और अम्मी स्कूल। उन दोनों के दरमियान हर रोज़ एक नए मौजू पर बहस होती थी। मैं अक्सर उन दोनों के पास बैठकर नाश्ता करती थी, लेकिन मेरी नन्ही सी अकल उनकी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू समझने से कासिर रहती थी। मैं ये कहकर हमेशा हर ख्याल को झटक देती थी कि बड़ों की बातों में मेरा क्या अमल दखल, बड़ों की बातें बड़े ही जाने। लिहाजा मैं चुपचाप नाश्ता करती और स्कूल चली जाती। दोपहर को जब स्कूल से लौटती थी
तो फैज़ान की सूरत ही घर में सबसे पहले देखने को मिलती थी। दोपहर का खाना फैज़ान अपने घर खाया करता था। वालदा ने तो कई बार खाना खाने की पेशकश की, लेकिन हर बार इस पेशकश को रद्द कर देता था। शायद वो यहाँ बस बातों से पेट भरने आता था। सुबह जब वालदा स्कूल जाती तो वो भी घर चला जाया करता था। दोपहर को अम्मी आराम करती थीं, वो इसलिए नहीं आता था। शाम होते ही वो किसी बोतल के जिन की तरह फिर हाजिर हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे घर का एक फर्द लगने लगा। अब वालदा घर से बाहर के तमाम काम भी उस ही से करवाने लगी थी, मसलन गोश्त लाना, बिल वगैरह जमा करवाना या सब्जी लाना। सौदा सलफ लाने के बाद जो पैसे बच जाते वो उससे कभी वापस ना लेती थी। इन तमाम कामों के बदले वो सारा दिन हमारे घर में विराजमान रहता था। वो सिर्फ रात को सोने के लिए अपने घर जाता था। जिस दिन वालिद साहब ने आना होता था उस दिन वो जल्द घर चला जाया करता था। अम्मी अब्बू जान को उसके मुताल्लिक बता चुकी थी। अब्बू ने भी उसके आने जाने पर कोई एतराज़ ना किया था। वैसे भी वो दक्यानूसी ख्याल रखने वाले नहीं थे। वो पढ़े लिखे और खुले दिमाग के आदमी थे। अब्बू अक्सर जुमेरात को आते थे। जुमे को वो सारे घर के काम निपटाने की कोशिश करते, लेकिन छुट्टी होने के बायस बाज काम वो ना करवा सकते थे, जैसे बिजली का बिल, कोई और दफ्तरी काम। तो वो जाते हुए अक्सर ये काम फैज़ान के ज़िम्मे लगा जाया करते थे। वालिद साहब अम्मी पर अंधा एतमाद करते थे, इसलिए वो फैज़ान पर भी भरोसा करते थे। मेरी वालदा ने भी फैज़ान के मोहल्ले भर में तारीफ़ें कर दी कि बहुत नेक लड़का है जो इतना काम आता है, वरना कौन इस तरह दूसरों की मदद करता है। मोहल्ले वाले मेरी वालिदा और वालिद की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वालिदा जो कहती थीं वो मान लिया करते थे। हम लोग तो खैर इज्जतदार थे ही। हमारे घर आने जाने की वजह से फैज़ान को भी मोहल्ले में अच्छा समझा जाने लगा। उसकी नेकियों के चर्चे भी जुबान ज़द-ए-आम हो गए। मैं उम्र के उस दौर से गुजर रही थी कि सब कुछ देखती थी, सुनती थी, कुछ बातें दिमाग पर नक्श भी हो जाती थीं, लेकिन मैं अभी उन्हें समझने की सलाहियत ना रखती थी। मैं सरसरी सा देखती थी और फिर खेल कूद में मसरूफ़ हो जाती। अम्मा चूंकि अब्बू से मुकाबला करके हम सबको अपने करीब रखे हुए थीं, इसलिए उन्होंने हमारी तरबियत में कभी किसी किस्म की कमी नहीं होने दी। पढ़ी लिखी माँ होने के नाते उन्होंने हमें हर किस्म के एहसास कमतरी से बचाया हुआ था। मैं भी माँ की तरह बोलने की अच्छी खासी सलाहियत रखती थी। इतनी सी उम्र में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेती थी और इनामात हासिल करती थी। खेल कूद और शरारतों में मैं भाइयों से आगे थी। मैं हर किसी से अच्छे तरीके से मिलती थी। सब मेरी माँ की दी हुई तरबियत का नतीजा था कि उन्होंने हमें इस तरीके से पाला था कि हम में कोई कमी ना थी। लेकिन इंसान फिर इंसान है, जिसको खता का पुतला कहते हैं। अम्मी से फैज़ान के मामले में कोताही हो गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा। इस बात को और 7 साल बीत गए। वो पहले की मानिंद आज भी उसी तरह हमारे घर आता जाता था। अब शऊर का रस कतरा कतरा अमृत बनकर मेरे दिलो दिमाग में उतरने लगा था और मैं उस दौर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही थी जो माँ बाप की नींदें उड़ा देता है। जब लड़की जवान हो जाती है, माँ बाप के लिए बोझ और परेशानी का बायस बनती है। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन घर के माहौल और दौलत की फरावानी ने मेरी मासूमियत पर किसी किस्म की कोई ज़रब नहीं लगाई थी। मैं मासूम और सादा दिल थी, वैसे भी लाउबाली। अम्मी को खुद भी इस बात का एहसास नहीं था और ना ही उन्होंने मुझ में ये एहसास उजागर कराया था कि मैं अब बच्ची नहीं रही। अब अक्सर उनके कानों में ये आवाज़ें पड़ने लगीं कि तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, इसलिए तुम्हारे घर में किसी गैर मर्द का आना मुनासिब नहीं है। लेकिन वालिदा ये बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। वो ये कह देती कि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। मेरी अकल इतनी बड़ी हो गई थी कि अब किसी की निगाहें मैं अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी। अब घर में फैज़ान का आना नागवार गुजरने लगा, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब कभी उसके सामने जाती, उसकी नज़रें मुझे अपने जिस्म के आर पार होती नजर आती। मुझे उसका देखना बुरा लगता। कभी तो दिल चाहता कि उसकी आंखें नोच लूं। ऐसा क्यों होता था? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, ना मुझे उसकी समझ थी। इसलिए ना तो मैं इस बारे फैज़ान से कोई बात करती थी और ना ही घर वालों को उसके मुताल्लिक कुछ बताया था। बताती भी तो कैसे?
अम्मी जान तो मुझे अभी तक बच्ची समझती थी, जबकि मेरी सोच में अब वाजे और नुमायां बड़ापन नमूदार हो रहा था, अब जिसे मैं अच्छी तरह महसूस और समझ सकती थी। इसी शऊर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझा दिया कि फैज़ान की नज़रें मुझे क्यों बुरी लगती हैं, क्योंकि उनमें पाकीज़गी नहीं थी। एक दिन वालिदा को खबर मिली कि उनकी बहुत ही अजीज दोस्त का इंतकाल हो गया है। कल उनका जनाजा है। वो दूसरे शहर में रहती थी। अम्मी को जनाजे के लिए दूसरे शहर जाना था और उन्हें रात भी वहीं बसर करनी थी, इसलिए फौरी नानी जान को बुलवाया कि वो मेरे पास रहें। नानी जान आ गईं तो अम्मी फौरन जनाजे में शिरकत के लिए रवाना हो गई। हर पल मदद को तैयार फैज़ान ने उन्हें बस में सवार करवा दिया। मेरी नानी बहुत ज़ईफ़ औरत थीं, उनकी बीनाई कमज़ोर हो चुकी थी। वो किसी की सूरत देखकर उसे पहचान नहीं सकती थीं, सिर्फ आवाज़ ही सुन सकती थीं और आवाज़ के ज़रिए लोगों को पहचानने की कोशिश करती थीं। शाम का वक्त था। अम्मी को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे दोनों भाई बाहर खेलने गए हुए थे। वो तकरीबन रात को ही लौटते थे। मैं अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ़ थी और नानी जान बराबर वाले कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नानी को सुनाई भी बेहतर तरीके से नहीं देता था। इतने में फैज़ान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसका कमरे में आना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का बड़ा गेट अक्सर खुला रहता था। घर में दाखिल होने वाला किसी भी कमरे का रुख कर सकता था। ताज्जुब का लम्हा तो उस वक्त आया जब फैज़ान ने अम्मी के मुतल्लिक मुझसे पूछा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि अम्मी को वो खुद ही गाड़ी में सवार करा के आया था और अब अनजान बना मासूमियत से अम्मी के बारे में पूछ रहा था। मैं समझी मजाक कर रहा है। मैंने कहा, ताज्जुब है, उन्हें आप ही तो सुबह गाड़ी पर सवार करा के आए हैं, क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो कल वापस आएंगी? ये जवाब सुनते ही वो कमरे में चला आया और उस चारपाई पर बैठ गया जिस पर मैं बैठी काम कर रही थी। तकरीबन 2-4 मिनट खामोश रहने के बाद उसने पढ़ाई के मुताल्लिक मुझसे सवालात करने शुरू कर दिए। मैंने बड़ा समझते हुए ठीक ठीक जवाब दिए। मैं इसे तालीम की राह में पेश आने वाले मसाइल और मुश्किल सवालात के मुताल्लिक बताने लगी। वो किताब देखने की गरज से मेरे नज़दीक आ गया। मासूम सी सोच रखने वाली लड़की ये ना जान सकी कि उसके दिल में क्या फितूर छुपा हुआ है। इस बात का अंदाज़ा भी मुझे नहीं था कि मर्द की नीयत बदलने में सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं। वो चंद लम्हों में ही बड़ी मेहनत से बनाई हुई सारी दीवारों को अबूर कर जाता है। मैंने उसके अज़ाइम समझने में बहुत देर लगा दी थी। वो बातें करते हुए एकदम उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक जा पहुंचा। मैं ये समझी कि वो जाने वाला है। मैं उसी तरह उसकी बातों के जवाब देती रही। मुझे धचका उस वक्त लगा जब उसने दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। मैंने उसके चेहरे पर दरिंदगी देखी तो रूह कांप गई। अपना अंजाम बहुत बुरा नजर आने लगा। मेरी हालत पिंजरे में कैद बुलबुल किसी हो रही थी। मैंने भागकर उसे आज़ाद होना चाहा, जहां मेरी इज्जत को दरगोर किया जाने वाला था। मेरी इज्जत के साथ साथ मैं भी जिंदा दफन हो जाती। जब भागने की कोई राह ना पाई तो जोर से नानी को पुकारना शुरू कर दिया। एक तो उन्हें नजर कम आता था, दूसरे शाम हो रही थी, तीसरे वो सुनती भी कम थी। कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। ज्यादा चीखी तो उसने बढ़कर मेरा मुंह भारी हाथ से बंद कर दिया। 14 बरस की लड़की एक मर्द का मुकाबला कैसे कर सकती थी? बुलंद दीवारों, बंद दरवाजों ने मेरी इज्जत का दामन तार तार होते देखा। मेरी मासूमियत को उस जालिम ने बुरी तरह कुचल दिया। उसने धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। ये कहकर वो बाहर चला गया और मैं अपनी बर्बादी का मातम करने के लिए तन्हा रह गई। मुझे तो जैसे सख्ता हो गया। मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था कि वो जानता था मेरे भाई रात को आएंगे, नानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब सब कुछ बेकार था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। नानी को उसके आने जाने की कोई खबर न थी। वो अंदर आई, मैं भागकर उनके गले लग गई और रोने लगी। वो ये समझी कि मैं अम्मी की बहुत लाडली हूं, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे परेशान कर दिया है। वो मुझे गले से लगाकर प्यार करने लगी, लेकिन असल बात को वो ना समझ सकी। अपनी रुसवाई का चर्चा करने की मुझ में भी हिम्मत न थी। पहले तो सोचा कि नानी को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मैंने ये ख्याल बदल दिया। मैं अम्मी को ये सब कुछ बताना चाहती थी ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो आज तक आस्तीन में सांप पालती रही हैं।
वो तमाम रात मैंने रोकर गुजार दी। आंखें खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले रोज जब मेरी वालदा तशरीफ लाईं तो मैं फौरन उनके गले लगकर रोने लगी। रोते हुए सारा वाकया कह सुनाया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरी माँ मेरे लिए एक मजबूत पनाहगाह साबित होंगी। वो मुझे अपनी मोहब्बत और शफकत के मजबूत हिसार में लेकर उस भेड़िए से जरूर इंतकाम लेंगी। समझती थी कि वो मुझ पर बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल देंगी और ऐसे शख्स को कभी भी अपने घर की दहलीज पर कदम नहीं रखने देंगी जिसने उनकी बेटी को बर्बाद किया। लेकिन मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। मेरी माँ ने उल्टा मुझी को समझाना शुरू कर दिया कि मैं फैजान के सामने ना आया करूं। थोड़ी ही देर में फैजान आ गया। उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। वो दोनों पहले की तरह फिर बातों में मसरूफ हो गए। उस वक्त मेरे तमाम एतमाद के रिश्ते किरचियों की सूरत बिखर गए। उन किरचियों की चुभन हमेशा के लिए दिल में उतर गई। मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। हाल ये था कि जब कभी फैजान को देखती मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगती। सोचती क्या दुनिया में कोई माँ ऐसी भी देखी है जो महज चंद काम करवाने की खातिर अपनी इकलौती बेटी को गैर महफूज कर दे। लेकिन इस बात की जीती जागती मिसाल मेरी माँ की शक्ल में मेरे सामने थी। मेरे अंदर एक लावा पक रहा था जिसकी तपिश में मैं खुद ही जल रही थी। नफ्सियाती और आसाबी एतबार से मैं बहुत कमज़ोर हो गई। ज़रा ज़रा सी बात मेरे आसाब और मिजाज में कशीदगी और तनाव पैदा करती। माँ और घर से कोई दिलचस्पी ना रही। जीने का सहारा अब सिर्फ मेरा बाप था। दिन रात सुलगती रही। आखिर मैंने मैट्रिक कर लिया। बहुत अच्छी तालिबा थी। लेकिन मेरा सब कुछ फैजान की नज़र हो गया। उसने मुझे इस कदर खौफजदा कर दिया कि अपने अंदर की सरगोशियों से भी खौफ खाने लगी, जिसने मेरी पढ़ाई को भी मुतासिर किया। मैट्रिक करने के बाद भी अच्छे कॉलेज में दाखिले का मसला आया तो अम्मी कहने लगी कि मैं अपने वालिद के पास चली जाऊं, जबकि वालिद साहब का ख्याल था कि हम सबको ही उनके साथ दूसरे शहर मुंतकिल होना चाहिए। अम्मी के हजार रोकने और ना चाहने के बावजूद अब्बू ने तबादला दूसरे शहर में करवा लिया। जिस दिन हम लोग जा रहे थे मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एक मनहूस सूरत हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो रही थी। मैं अपने वालिद के तहफ़्फ़ुज़ के मजबूत किले में जा रही थी। हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन हजार कोशिश के बावजूद उस तलख याद को उसी घर में दफन ना कर सकी जो मेरी रूह का नासूर बन गई। अब मैं सोचती हूँ कि शायद जब तक मेरी माँ मेरे सामने है इस वाक़े को नहीं भूल सकती, जिसने मुझे वक्त के तपते हुए रेगजार में नंगे पांव जलने के लिए छोड़ दिया और मैं आज तक इसी दश्त में भटक रही हूँ। दोस्तों, ये हकीकत है कि बेटी जब जवान होने लगती है तो बाप के साथ साथ माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो बेटी का हर तरह से ख्याल करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी कोई गलत कदम उठा रही है या फिर कोई और उसको भटका रहा है। और आज के दौर में इस तरह किसी पर एतबार कभी भी नहीं करना चाहिए जिस तरह इस लड़की की माँ ने फैजान पर किया। और आजकल तो जवान लड़की तो दूर की बात, ये दरिंदे तो छोटी मासूम बच्चियों को माफ नहीं करते। अल्लाह तबाह बर्बाद करे इन कमीनों को, आमीन। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।